कक्षा 6 अध्याय 1 राजस्थान का एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग में फैला है। स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अक्षांश 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर। जिले एवं संभाग। कुल जिलों की संख्या। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33। संभाग है 7। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, गांव सिलाना। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, गांव कटरा। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, गांव कोणा। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, गांव बोरकुंड। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर। सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर। संभाग है 7 राजस्थान में। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। नंबर 1 झुंझुनू, 2 सीकर, दौसा, अलवर और जयपुर। कक्षा 6 अध्याय 1 राजस्थान का एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग में फैला है। स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अक्षांश 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर। जिले एवं संभाग। कुल जिलों की संख्या। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33। संभाग है 7। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, गांव सिलाना। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, गांव कटरा। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, गांव कोणा। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, गांव बोरकुंड।
सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर। सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर। संभाग है 7 राजस्थान में। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। नंबर 1 झुंझुनू, 2 सीकर, दौसा, अलवर और जयपुर। 2 नंबर संभाग है बीकानेर। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। 3 नंबर संभाग है जोधपुर। जोधपुर में 6 जिले आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पल्ली, बाड़मेर, अजमेर। अजमेर संभाग आ गया अगला। अजमेर में टोंक, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा। अगला संभाग है कोटा। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगला है उदयपुर। उदयपुर में जिले उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 7वां संभाग है भरतपुर। भरतपुर, इसमें 4 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। पड़ोसी राज्य हैं 5। पड़ोसी राज्य कितने? 5। पंजाब की सीमाएं 89 किलोमीटर। जिले आते हैं 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा। हरियाणा की सीमा में लगे 7 जिले। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अगला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। सीमा लगे 2 जिलों, भरतपुर, धौलपुर। अगला राज्य है एमपी यानी मध्य प्रदेश। सीमाएं 1600 किलोमीटर। 10 जिले आते हैं। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अगला है राज्य गुजरात। गुजरात की सीमा लगे 6 जिलों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा लगे 1070 किलोमीटर। 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। कुल स्थानीय सीमाएं 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। राज्य की है 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम रेड क्लिफ। सबसे छोटी राज्य सीमा पंजाब, सबसे बड़ी राज्य सीमा एमपी। पाकिस्तान से सीमा 1070 किलोमीटर। जैसलमेर से है 464 किलोमीटर, बीकानेर से 168 किलोमीटर, बाड़मेर से 228 किलोमीटर, गंगानगर से 210 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर, पाकिस्तान व पंजाब दोनों के साथ, बाड़मेर पाकिस्तान व गुजरात के साथ। अध्याय 3 कक्षा 6 इतिहास को जानने के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक। पहला है पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन में प्राप्त सामग्री। अभिलेख। अभिलेख के अंतर्गत आते हैं शिलालेख यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खड़ों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, स्तूपों, मठों, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता। विभिन्न भाषा में गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख है वो गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। प्रशस्ति। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अगला है स्मारक। इनमें दुर्ग, भवन, राजप्रसाद
यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, विहार, मठ, चैत्य, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारकों में आते हैं। अगला है मुद्राएं। बर्तन और कलाकृतियां। गणेश्वर में ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर जयपुर गणेश्वर से ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर जयपुर व नौह भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मदपाण आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि। अगला है ताम्र पत्थर। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहा जाता है। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत, कवि और पुस्तक और वर्णन। जनक कवि था। इसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, वर्णन है चौहानों की उपलब्धि। नयनचंद्र सूरी कवि था। हमीर महाकाव्य, पुस्तक का नाम चौहानों का इतिहास और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। पद्मनाभ कन्नड़ देव प्रबंधन, पद्मनाभ की किताब है कन्नड़ देव प्रबंधन। दलपत सिंह, दलपत विलास, खिड़िया जग्गा वचनिका, जेम्स टोड। इनॉल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पश्चिम भारत की यात्रा, सूर्यमल मिश्रण की है बंस भास्कर। कविराज श्यामलदास की है वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेव, मारवाड़ राज्य का इतिहास। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से मिलते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। खोजकर्ता है कालीबंगा का अमलानंद घोष। खोजकर्ता कालीबंगा कौन है? अमलानंद घोष। नदी है दवसती व सरस्वती या घग्गर। सरस्वती घग्गर इसके ही नाम है। उत्खनन किया बीबी लाल व BK थापर। अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत, कृषि भूमि के साक्ष्य, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के वेल, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां आदि। दूसरा है आगाटपुर या आहड़। आहड़ का ही दूसरा नाम है आगाटपुर। है ये कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। नदी है आहड़ या बेड़च। स्थानीय नाम है इसका धूलकोट। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। 10वीं 11वीं शताब्दी में आगाटपुर मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामुदायिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं। उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। लाल भूरे मर्दभांड मिले हैं। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, क्या क्या मिला है? तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। अगला है बालाथल। अगला कौन सा है? बालाथल। स्थान है बल्लभनगर उदयपुर में ही है। बालाथल कौन से में? उदयपुर में। यहाँ से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा
कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। विराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हैं? विराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त होता है। अगला है गणेश्वर। गणेश्वर गणेश्वर का स्थान है नीम का थाना, शिक्कर। नदी है कांतली। तम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ठीक है जी, तम्र संचयी संस्कृति। तम्र उपकरणों के बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। लोहकालीन सभ्यता को जानने के लिए लोहकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। अगला है विराट। विराट कहाँ पर है? जयपुर। विराट कहाँ पर है? जयपुर। बिज्जक की पहाड़ी, एक तो है बिज्जक की पहाड़ी, वह भीम की डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। विराट का किस में उल्लेख मिलता है? महाभारत में। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया। मौर्य काल में प्रमुख केंद्र विराट है, वो मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था। अशोक के 2 स्तंभ, भ्राबू या विराट शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी? 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। इसके अलावा है स्थल का नाम और जिला। बागोर है वो भीलवाड़ा में है। बागोर स्थल है वो भीलवाड़ा में है। जोधपुरा है वो जयपुर में है। सांबर है वो जयपुर में है। भीनमाल है वो भीनमाल का जिला है जालोर। सुनारी नामक स्थल है वो झुंझुनू में है। पीलीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगमहल हनुमानगढ़ में। बड़ोपोल हनुमानगढ़ में। इसके अलावा सोंथी है बीकानेर में। और टोंक में अब आ गया जिला। स्थल तो है नगर, और कौन से जिले में? टोंक में। रेड टोंक में। उज्जैन भीलवाड़ा में। राजसमंद में है, राजसमंद जिले में पचमता, और राजसमंद में एक गिलूंड है और एक पचमता है। चित्तौड़गढ़ में है नगरी। चित्तौड़गढ़ जिले में क्या है? नगरी। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा स्थान है। भरतपुर में दर स्थान है। राजशाही शासन का स्वरूप। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। मंत्री राज्य अपने शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रियों को नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते हैं। प्रमुख मंत्री को क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। आगे बख्शी सेना का वेतन देने तथा सेना सर्वोच्च अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी होती है। आगे खजांची
आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, यानी जो आमदनी है और खर्च है बन दोनों के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। आगे परगना अधिकारी, आगे कौन सा है? परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था। किस में विभाजित था? परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। आगे मनसब के मनसब मुगल काल में प्रचलित, कौन से काल में? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम क्या थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई। राज्य की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम का प्रशासन कौन करती थी? ग्राम पंचायत। आगे जागीरदारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? जागीरदारी व्यवस्था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। क्या करता था? राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहा कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन करना था। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप है, यानी जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजस्थान में यह एक रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीय कर व्यवस्था थी। क्या थी? राजस्थान में यह है रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीय कर व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। राजा और जागीरदारी के संबंध कैसे होते थे पूछे तो भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत दो भागों में विभाजित हो गया, यानी अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तब भारत कितने राज्यों में विभाजित हो गया? दो भागों में। कौन कौन से? ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। अंग्रेजों के समय भारत में 11 राज्य और प्रांत थे, यानी राज्य और प्रांत एक ही है। अंग्रेजों के समय भारत में 11 राज्य और प्रांत थे। सभी प्रांतों के गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर। भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। पूछे आपसे कि भारत के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। किसका? पूछे 1858 में किसका शासन समाप्त हो गया? तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड के ताज और ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। भारत का शासन कंपनी की समाप्त होने के बाद किसके प्रशासन में हो गया? तो इंग्लैंड के ताज और ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। आगे लॉर्ड कैनिंग के को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम हुआ, लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। आगे राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम बार आम चुनाव 1952 में हुए। आपसे पूछे राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुए। प्रथम निर्वाचन सीएम पूछे भी प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? तो टिक्काराम पालीवाल थे। कौन थे? टिक्काराम पालीवाल थे। जागीरी पट्टा वह पत्र जिसके द्वारा जागीरी का उल्लेख होता था, इसे राजा देता था गया है। भूभाग के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? थार मरुस्थल, एक तो है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। यानी 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। आगे पहला कौन सा? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे तो थार मरुस्थल है, उसमें कितने जिले आते हैं? थार मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। थार मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले आते हैं। राजस्थान का 61% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है और जनसंख्या में पूछे तो 40% जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है।
विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज, कृषि, वनस्पति, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि। यानी थार मरुस्थल के अंतर्गत विश्व में अन्य मरुस्थल की तुलना में क्या क्या अधिक मिलता है? अधिक जन घनत्व है, यहाँ पर अधिक पशु घनत्व है, वर्षा भी अच्छी है, खनिज, कृषि, वनस्पति, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय महामरुस्थल में के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर जिले हैं, वो भारतीय महामरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। बालूका स्तूप, यानी बालूका स्तूप का स्थानीय नाम क्या है? धोरे। बालूका स्तूप का स्थानीय नाम धोरे। बालूका स्तूप रेतीली मिट्टी व रेत के टीले होते हैं। क्या होते हैं बालूका स्तूप? रेतीली मिट्टी व रेत के टीले होते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। किसके साथ अपना स्थान परिवर्तित करते हैं? हवा के साथ अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। थार की मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेश में बांटा गया है। थार की मरुस्थल को कौन कौन सी धरातलीय विशेषता के आधार पर? मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेश में बांटा गया है। अरावली पर्वत, अगला क्या है? अरावली पर्वत। दूसरा भौतिक प्रदेश आ गए अरावली पर्वत का भाग कितना है? 9% भाग है। वो तो था 61%, और थार मरुस्थल पे तो 61% भाग था राजस्थान का, और अरावली पर्वत है वो 9% भूभाग है। स्थिति है राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ होता है गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली रायसीना तक। लंबाई है 692 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। आपसे पूछे अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में विभाजित करती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वी राजस्थान। कौन सा है? पूर्वी राजस्थान। दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। अरावली राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अरावली राजस्थान का क्या है? सबसे उच्च भूभाग है, यानी ऊंचा भूभाग है। अरावली मरुस्थल को पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अरावली है वो मरुस्थल को यानी पूर्व की ओर प्रसार होने से रोकती है। अरावली मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। अरावली मानसून को रोककर कहाँ पर वर्षा करती है? पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे पूछे अरावली को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। गुरु शिखर, कौन सी? गुरु शिखर अरावली की स्रोत चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो क्या नाम है? गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। स्थान कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही में। तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान। राजस्थान का 23% भूभाग है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। यानी थार मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान का 61% भूभाग आया था, और अरावली के अंतर्गत 9% भूभाग आया था, तो पूर्वी मैदान में 23% भूभाग आता है। इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान को ही प्रवाह है। राज्य की 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। आपसे पूछे पूर्वी मैदान में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। चंबल के बीहड़, क्या? चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ का अन्य नाम है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ कहते हैं। छप्पन या माही का मैदान। अगला क्या है? छप्पन या माही का मैदान। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में छप्पन और माही का मैदान आपसे पूछे तो कौन से जिलों के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी द्वारा बनाया गया छप्पन गांव के समूह के मैदान को छप्पन या माही का मैदान कहते हैं। अगला है दक्षिणी पूर्वी पठार। चौथा आगे लास्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार। अन्य नाम है इसका आड़ोती का पठार। अन्य नाम क्या है?
पूछ ले आपसे दक्षिणी पूर्वी पठार का अन्य नाम कौन सा है, तो हाड़ौती का पठार। इसमें कितने % भूभाग है राजस्थान? राजस्थान का 7% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार है। पठारी प्रदेश की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है। पठारी प्रदेश की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है जो उपजाऊ है। पठार और जिले आगे क्या क्या पठार बताए हैं और वो पठार है वो कौन से जिले में है ये बताया गया है। उड़िया और आबू का पठार आपसे पूछे तो सिरोही जिले में है। उड़िया व आबू का पठार कौन से जिले में है? सिरोही में है। बोराट बोराट का पठार आपसे पूछे तो उदयपुर व राजसमंद जिले में है। बोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में। उड़िया व आबू का पठार सिरोही में। मेसा मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में। ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। ऊपरमाल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। लसाड़िया पठार है वो प्रतापगढ़ में है। आगे है जलवायु व ऋतु चक्कर। 61% भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। 61% भाग पर है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु है। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। आपसे पूछे तो राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु का समय पूछे आपसे तो मार्च से जून। आपसे पूछे ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा है तो मार्च से जून। तापमान रहता है 30 से 40 डिग्री। तापमान कितना रहता है? 30 से 40 डिग्री। दैनिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। दैनिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। अब लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। लू समझ में आ गया। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। समय इसका जुलाई से सितंबर। समय वर्षा ऋतु का समय कौन सा है? जुलाई से सितंबर। राजस्थान में 90 से 95% वर्षा इसी ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही 90 से 95% वर्षा होती है। राजस्थान में अरब सागर से व बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। राजस्थान में आपसे पूछे तो वर्षा कहाँ से होती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ 100 सेमी। सबसे आर्द्र जिला आपसे पूछे राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला पूछे तो झालावाड़ी है। सबसे कम वर्षा पूछे तो जैसलमेर 10 सेमी तक। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे जिला पूछे तो झालावाड़ आ जाएगा और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर आ जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा? माउंट आबू 150 सेमी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। पूछ ले राजस्थान में वर्षा लगातार कम कैसे होती है? तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्व भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर से वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। आपसे पूछे अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। अगली ऋतु है शीत ऋतु। अगली ऋतु है तीसरी शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय आपसे पूछे तो अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु का समय पूछे तो अक्टूबर से फरवरी। तापमान 0 डिग्री के आसपास। मावठ व पश्चिम विक्षोभ किसे कहते हैं? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच शीत ऋतु में ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर ये चक्रवात कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से आकर उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इससे गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि शीत ऋतु में जो मावठ या पश्चिम विक्षोभ होता है इसमें कौन सी फसल को सबसे लाभ होता है? तो गेहूं की फसल है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ आता है। भौतिक दशाओं व मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। आपसे पूछे मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों द्वारा जो मानव कार्य करते हैं उसके द्वारा उपजाऊ भूमि है वो बंजर हो जाती है, रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। समवर्षा अपवाह तंत्र द्रांतलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित
जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? द्रांतलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी या इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली। अगला है जल विभाजन रेखा। जल विभाजन रेखा दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की, कौन से? दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि, कौन सी भूमि? उच्च भूमि, जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में, कौन से जल को? वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, जल विभाजन रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? जल विभाजन रेखा। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, जल विभाजन रेखा कहलाती है। राजस्थान में है वो अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में जल विभाजन रेखा का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। अब आगे है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, ऐसी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उसकी सहायक नदियाँ कहती हैं। बड़ी नदी है, बड़ी नदी के अंतर्गत छोटी नदियां जाकर मिल जाती है तो वे सहायक नदियां होती है। राजस्थान का अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है बंगाल की खाड़ी। पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अरावली के पूर्व में बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल और नदियाँ, यानी कि यमुना, चंबल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी की अरावली के पूर्व में के अंतर्गत नदियाँ आती है। अगला है अरब सागर में। अरब सागर में आकर कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो अरावली के पश्चिम भाग में, कौन से भाग में? वो तो थी अरावली के पूर्व भाग में, बंगाल की खाड़ी वाली तो, और अरब सागर में अरावली के पश्चिम भाग में माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास आदि नदियाँ आती है। अरब सागर के अंतर्गत, अरब सागर आई गया। अरब सागर के अंतर्गत माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास नदियाँ आ गई। आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है, यानी ऐसी नदियाँ जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है। कौन झील में मिल जाती है? आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहलाती है। आंतरिक और भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी आपसे पूछे कौन कौन सी है तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड्डा, इतनी आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां आ गई। राजस्थान की प्रमुख नदियां, पहली है चंबल। उद्गम में चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश एमपी के विंध्याचल की जन्नापाव पहाड़ी से। कहाँ से होता है? उद्गम होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की जन्नापाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी का उद्गम। राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली नदी है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे लंबी नदी और वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है तो चंबल है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ स्थान है वो कहाँ, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में चंबल नदी प्रवेश करती है। कौन कौन से में? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ आ गई। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास, एक तो है बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास, बेड़च,
कोठारी, काली सिंध, पार्वती। स्थित शहर, शहर पूछे आपसे तो कोटा, स्थित शहर पूछे कोटा। अगली नदी है बनास। अगली कौन सी है? बनास। बनास की लंबाई लगभग है 480 किलोमीटर। कितनी है? बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम बनास का कहाँ से होता है? तो उद्गम बनास नदी का राजस्थान से ही होता है, राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक, सवाई माधोपुर। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर, सवाई माधोपुर में एक स्थान है, उसका नाम है रामेश्वर नामक स्थान पर। वहां पर चंबल में मिल जाती है ये बनास नदी। किस में मिल जाती है? चंबल में। पूर्णतः वो तो सबसे राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली तो नदी चंबल थी। पूर्णतः पूछ ले राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो बनास है। किनारे पर स्थित शहर, बनास नदी के किनारे पर स्थित शहर है वो टोंक और सवाई माधोपुर है। सहायक नदियां हैं बनास नदी की मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। अगली है लूनी। अगली नदी कौन सी है? लूनी। अजमेर के गोविंदगढ़ के पास लूनी नदी कठों निकला है। अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के पास सरस्वती और सागरमती के मिलने के बाद लूनी नदी बनती है। यानी अजमेर जिलो है बटे अजमेर जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ नामक कोई स्थान है, उस स्थान पर सरस्वती और सागरमती दोनों मिलने के बाद लूनी नदी कहलाती है। उद्गम हुए नाग पहाड़ अजमेर से। उद्गम कठुआ हुए नाग पहाड़ अजमेर से। जिले आते हैं अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। जिले कौन से आते हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। कच्छ की खाड़ी में मिलती है ये नदी। किस में मिलती है? कच्छ की खाड़ी में मिलती है लूनी नदी। बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा पानी और आगे खारा हो जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि बालोतरा, बाड़मेर तक कौन सी नदी का पानी मीठा और आगे खारा हो जाता है? तो वो नदी है लूनी नदी। बालोतरा, बाड़मेर तक तो इस नदी का पानी मीठा रहता है, उसके बाद आगे इसका खारा हो जाता है। सहायक नदियां इसकी कौन सी है? लूनी की सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया। ये इसकी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है माही नदी। आगे कौन सी है? माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की मेहद झील से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की मेहद झील से। राजस्थान में यह नदी कौन से जिलों के में आती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही नदी अंतिम स्थान है इसका खंबात की खाड़ी। माही नदी का अंतिम स्थान कौन सा है? खंबात की खाड़ी। सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। सहायक नदियां कौन सी है? सोम और जाखम। अगली है बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम है बेराट की पहाड़ी, जयपुर। बाणगंगा नदी का उद्गम है बेराट की पहाड़ी, जयपुर। उपनाम अर्जुन की गंगा। आपसे पूछे अर्जुन की गंगा उपनाम किस नदी का है? तो वो है बाणगंगा नदी का। भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है। आपसे पूछे भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो बाणगंगा नदी करती है। अगली नदी है घग्गर। अगली नदी है घग्गर। उद्गम है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी। और जिले आते हैं घग्गर नदी के अंतर्गत हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन से जिले आते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो घग्गर नदी है। अंतः प्रवाह के अंतर्गत आने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो घग्गर नदी है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। अब की आ गई राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आधुनिक भारत का मंदिर। आपसे पूछे आधुनिक भारत का मंदिर।
आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना है वो कैसी है? नदी तो चंबल हो गई। चंबल परियोजना के अंतर्गत राज्य आते हैं दो, एक तो एमपी यानी मध्य प्रदेश और एक राजस्थान। बांध जिला, बांध कौन से जिले के अंतर्गत है? यानी गांधी सागर बांध है वो मंदसौर यूपी में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा में है। कोटा बैराज कोटा में है, यानी गांधी सागर एक एमपी में है, बाकी राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज कोटा में। अगली परियोजना है माही परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत नदी तो आती है माही, जिला आता है बांसवाड़ा और राज्य आते हैं गुजरात और राजस्थान। जिला तो बांसवाड़ा आता है, नदी माही आती है, राज्य आते हैं राजस्थान और गुजरात। अगला है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध में टोडा रायसिंह टोंक। बिसलपुर बांध की नदी है बनास, जिले आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक को पेयजल की आपूर्ति। सरदार सरोवर परियोजना, अगली है सरदार सरोवर परियोजना। कहाँ पर है? नदी तो आती है नर्मदा, राज्य है राजस्थान, गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लाभान्वित राज्य तो चार आ गए, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। लाभान्वित जिले आ गए बाड़मेर और जालोर। अगली परियोजना जिला और नदी। जवाई परियोजना है वो पाली जिले के अंतर्गत है, जवाई नदी पर। जवाई परियोजना पाली जिले के अंतर्गत आती है, जवाई नदी पर। सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर जिले में और सोम नदी पर। मानसी वाकल उदयपुर जिले में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में और जाखम नदी पर। पारंपरिक जल स्रोत कौन से हैं? कुआं, बावड़ी, जोड़, टांके, खड़ीन। जिले उदयपुर की जिले, उदयपुर में कौन कौन सी जिले हैं? पिछोला झील है उदयपुर में, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर। अब आ गई जैसमंद झील। 1687 से 1691 ईस्वी निर्माण करवाया जैसमंद झील का महाराणा जय सिंह। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील आपसे पूछे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील आपसे पूछे तो वो है जैसमंद झील। अगली है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है ये। राजसमंद झील है वो राजसमंद के अंतर्गत है। उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहते हैं। राजसमंद झील है उसको उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहते हैं। झील और जिला, आगे है झील और जिला। आना सागर झील है वो अजमेर जिले में। आना सागर झील कटे है अजमेर जिले में। पुष्कर झील है वो अजमेर जिले में। बालसमंद झील है वो जोधपुर में है। कायलाना झील है वो जोधपुर में है। उमेद सागर झील है वो जोधपुर में है। गढ़सीसर है वो जैसलमेर में है। गेप सागर है वो डूंगरपुर में है। कोलायत है वो बीकानेर में है। सिल्लीसेठ झील है वो अलवर में है। खारे पानी की झीलें, आगे क्या आ गई? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें पूछे तो डीडवाना झील है वो नागौर जिले के अंदर आती है। डीडवाना झील है वो नागौर में आती है। पचभद्रा बाड़मेर। फलोदी जोधपुर। सांबर जयपुर, अजमेर, नागौर। लुणकसर बीकानेर। पोकरण जैसलमेर। ताल छापर चूरू। टांका, टांका किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना टांका कहलाती है। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ कहलाती है। वर्तमान में एक रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत प्रचलित है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर क्षेत्र
अध्याय नंबर 8 का नाम क्या है? आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि। कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। प्रश्न बहुत बार आता है, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल। रबी की फसल का समय है सर्दी के प्रारंभ में बुआई। सर्दी के प्रारंभ में बुआई, कटाई मार्च अप्रैल में। कटाई मार्च अप्रैल में। कौन कौन सी फसलें हैं जो सर्दी के मौसम यानी रबी में बीजी जाती है? तो वो है गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों। समझ में आ गया? रबी की फसल का समय है सर्दी के प्रारंभ में बुआई जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। फसलें आती है गेहूँ, जौ, चावल, चना और सरसों। अगला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल समय है बुआई वर्षा ऋतु के आरंभ में। जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है जुलाई से, तब इसका बिजाई का टाइम आता है। कटाई होती है शीत ऋतु के प्रारंभ में। फसल है इसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना व मूंगफली। कौन कौन सी फसल आती है खरीफ में? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना व मूंगफली। अगली है जायद की फसल। समय मार्च अप्रैल से जून जुलाई। जायद की फसल का समय आपसे पूछे तो मार्च अप्रैल से लेकर के और जून जुलाई के बीच का समय ये जायद का है। फसल है इसमें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। अब क्या गई? राजस्थान में कृषि है वो पिछड़ी क्यों जा रही है? इसके कारण क्या है? प्राकृतिक कारण है एक तो। प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण मतलब सूखा हो, रेतीली भूमि के कारण ऊसर भूमि हो जाती है, व बंजर भूमि हो जाती है, मृदा अपरदन। यह प्राकृतिक कारण है। सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, प्राकृतिक अपरदन। आर्थिक कारण किसानों की निर्धनता, उपज का किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीकी से कृषि सिंचाई के साधनों में की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। संगठनात्मक कारण भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। राजस्थान में कृषि की विशेषता बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन में प्रथम। आपसे पूछे बाजरा, सरसों, ग्वार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है बाजरा, सरसों और ग्वार। यूपी के बाद जौ व चना में द्वितीय। चना और जौ में पूछे तो पहला स्थान तो यूपी का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। चना और यूपी में। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। पश्चिम राजस्थान में क्या बोया जाता है? सबसे अधिक बाजरा। गंगानगर गेहूं उत्पादन में प्रमुख है। गेहूं उत्पादन में प्रमुख कौन है? गंगानगर। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसल मक्का है। दक्षिणी राजस्थान में 35% फसली क्षेत्र में 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा। 66% सिंचाई तो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। 33% सिंचाई नहरों द्वारा होती है। आपसे पूछिए राजस्थान में 66% सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है और 33% है वो नहरों से होती है। अगला है पशुपालन। अगला है पशुपालन। पशु भारत के लगभग 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का कितना प्रतिशत पशु है वो राजस्थान में पाया जाता है? तो 11.27% है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। पूछ ले राजस्थान में पशु गणना हुआ नहीं, वो 20वीं पशु गणना कब हुई? तो 2019 में हुई। गधों व ऊंट की सर्वाधिक कमी है। गधे और ऊंट कम है। भैंस व गाय में वृद्धि है। राजस्थान में खनिज। अगला क्या आ गया? राजस्थान में खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान आपसे पूछे राजस्थान खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो राजस्थान को कहते हैं। 67 प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है? 67 प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रोक फास्फेट है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो रोक फास्फेट है। राजस्थान का एकाधिकार। आपसे पूछे राजस्थान का एकाधिकार
किन में है? तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। कक्षा 6 का अध्याय नंबर 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं चल रही है उसके बारे में कक्षा 6 का अध्याय नंबर 9 में बताया गया है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आपसे पूछे बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितनी उम्र के बच्चों को है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी व गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछे बालिकाओं को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। साक्षरता 2011 में, साक्षरता 2011 में कुल, आपसे पूछे राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो 66.11% है। राजस्थान की 2011 के अनुसार साक्षरता है 66.11%। उसमें पुरुष साक्षरता है 79.19% और महिला साक्षरता है 52.12% है। महिला साक्षरता 52.12% और पुरुष साक्षरता है 79.19% है। अगला है स्वास्थ्य सुविधा। अगला क्या है? स्वास्थ्य सुविधा। 1000 जनसंख्या तक, कितनी जनसंख्या तक? 1000 जनसंख्या अगर किसी गांव में है तो वहाँ होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। 1000 तक की जनसंख्या तक वहाँ होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। 30,000 जनसंख्या तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 30,000 जनसंख्या तक होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 1 लाख जनसंख्या तक होगा सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख तक। 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 30 जिलों में। अगला है डाक सेवा। अगला क्या है? डाक सेवा। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतरदर्शीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। आपसे पूछे डाक सेवा में विभाग के माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। आगे सामान्य डाक सेवा। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। किन किन के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है? सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। बेटी के जन्म पर डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ है तो वो डाकघर में कौन सा खाता खुलवाएगा? सुकन्या समृद्धि योजना। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। सभी बैंक कौन से बैंक के नियमों के अधीन कार्य करते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परिवहन में सड़क, रेल और वायु। कौन कौन से? सड़क पर चलने वाले, रेल पटरी पर और हवा में चलने वाले। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। आपसे पूछे राजस्थान राज्य में परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1964 को की गई। रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। आपसे पूछे उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर मंडल है। कौन से मंडल हैं? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर मंडल है। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अधीन है। कोटा मंडल आपसे पूछे किसके अधीन है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधीन नहीं होकर कोटा मंडल है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के अधीन है। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से राजस्थान की, आपसे पूछे राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कहाँ से शुरू हुई? तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट को स्थान है, वहां से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में को चली। यानी राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई और अप्रैल 1874 को चली। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पूछे आपसे तो उदयपुर में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। वायु परिवहन। अगला कौन सा है? वायु परिवहन। वायु परिवहन में सांगानेर जयपुर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
सांगानेर है वो जयपुर में है और राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे बीकानेर, भारतीय वायुसेना के कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा हवाई अड्डे हैं। और सांगानेर है वो जयपुर राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 10 लोक संस्कृति एवं कला, अध्याय नंबर 10 का नाम क्या है? लोक संस्कृति एवं कला। आपसे पूछे राजस्थान में भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा है। इसके 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थान के अंतर्गत भाषा है वो राजस्थानी है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती है। कौन कौन सी? हाड़ौती, ढूढानी यानी जयपुरी, मेवाती व अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थान में कितनी बोलियां आती है? 4 बोलियां आती है। 1 नंबर हाड़ौती, ढूढानी, जयपुर, मेवाती 3 और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत भी 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थान में 4 बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। अगला है वेशभूषा। अगला क्या है? वेशभूषा। राजस्थान वेशभूषा अपने चटक रंग के लिए जानी जाती है। कौन से रंग के लिए राजस्थानी वेशभूषा जानी जाती है? तो चटक रंग के लिए जानी जाती है। महिलाएं घाघरा, चोली व रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुष धोती, कुर्ता पायजामा पहनता है। अगला आ गया त्योहार। राजस्थान में बनाए जाने वाले त्योहार में गणगौर त्योहार कब आता है? चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर त्योहार बनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर बनाया जाता है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती का रूप है। अगला है तीज। सामण शुक्ल तीज, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तीज का त्योहार बनाया जाता है। और कजली तीज या सातुड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज वो आती है भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है। अगला है शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है? चैत्र माह में है, जो कृष्ण पक्ष में 8वीं आती है उसको शीतलाष्टमी बनाई जाती है। इस दिन पशुड़ा भोजन यानी एक दिन पहले ही भोजन को बनाकर रख दिया जाता है और शीतलाष्टमी के दिन वो बासी भोजन ही खाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की झील, शील की डूंगरी और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मेले का आयोजन होता है। आपसे पूछे शीतला माता का मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो चाकसू जयपुर में, तो चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर में बल्लभ नगर में शीतला माता का मेला लगता है। अक्षय तृतीया का अन्य नाम है अखा तीज। अक्षय तृतीया का अन्य नाम क्या है? अखा तीज। अक्षय तृतीया अखा तीज में बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य की हैं। अक्षय तृतीया में बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य करते हैं। गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन क्या बनाई जाती है? गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है। राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान में लगने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला कहाँ पर है? अजमेर जिले में। पुष्कर मेला का कौन से जिले में? अजमेर जिले में। दिन है कार्तिक पूर्णिमा। कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर या करौली। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर या करौली। दिन है चैत्र शुक्ल आठम। राजस्थान का लक्खी मेला। आपसे पूछे, ये प्रश्न बहुत बार आता है, आपसे पूछे राजस्थान का लक्खी मेला कौन सा है? तो केला देवी का मेला है। महावीर जी का मेला है सवाई माधोपुर और करौली। केला देवी का मेला भी सवाई माधोपुर और करौली में लगता है। महादेव जी का मेला भी सवाई माधोपुर और करौली में लगता है। कब लगता है महावीर जी का मेला? चैत्र शुक्ल 11 से वैशाख कृष्ण दूज तक। 24 में जैन तीर्थ करते हैं महावीर स्वामी कौन से जैन तीर्थ करते हैं? 24 में। दशहरा मेला। अगला है दशहरा मेला कहाँ पर लगता है? तो दशहरा मेला कोटा में लगता है। दशहरा मेला
कोटा जिले में लगता है। शुरुआत हुई थी दुर्जन साल के समय 1729 से 56 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अत्यधिक आकर्षक बनाने का कार्य उमेद सिंह सेकंड ने किया। हरियाली अमावस्या का मेला, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है। आपसे पूछे हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है, तो उदयपुर में लगता है। शुरुआत करी थी महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला की शुरुआत किसने की, 1899 में फतेह सिंह ने। दिन है हरियाली अमावस्या। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला है माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला कब बनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला बनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। डूंगरपुर के माही सोम जाखम के संगम पर, डूंगरपुर के माही सोम, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के माही सोम जाखम के संगम पर राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला आपसे पूछे तो बेणेश्वर मेला है। करणी माता का मेला है वो देशनोक बीकानेर में लगता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में। और कब लगता है, फाल्गुन शुक्ल 10 में और 11 को लगता है, 11 को लगता है। आगे है बाबा रामदेव मेला। आगे क्या है, बाबा रामदेव मेला कहाँ पर लगता है, रुणिचा, रुणिचा है पोखरण जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल दूध से लेकर और 11 तक लगता है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। फखरुद्दीन मौला की मजार, अन्य नाम है मजार एक फकरी, समाज दाऊदी बोरा, समाज दाऊदी बोरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में। ख्वाजा ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है। और जब ख्वाजा वो ईरान से भारत आए थे तब मनाया जाता है। 1 रजब से 6 रजब तक। मेले और जिले, झीड़ माता का मेला लगता है वो सीकर जिले में लगता है। भरतरी का मेला लगता है वो अलवर जिले में लगता है। गोगा जी का मेला लगता है वो हनुमानगढ़ जिले में लगता है। टिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है वो टोंक जिले में है। और तेजा जी का मेला लगता है वो पर्वतसर में है। प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता कौन से हैं, गोगा जी। प्रमुख लोक देवता है गोगा जी। चौहान राजपूत थे गोगा जी। गुरु का नाम था इनके, गोगा जी के गुरु का नाम आपसे पूछे तो गोरखनाथ। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी बनाई जाती है। आपसे पूछे गोगा नवमी कब बनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। अगला है तेजा जी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की 10वीं को पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। रामदेव जी, रामदेवरा पोकरण जैसलमेर, रामदेव जी रामदेवरा पोकरण जैसलमेर। मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माना जाता है। अगला है बाबू जी। बाबू जी को क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं, तो बाबू जी को कहते हैं। संत, संत में है मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की गांव में, कुड़की ग्राम मेड़ता रोड, मेड़ता नागौर में, कुड़की ग्राम मेड़ता नागौर में। दद्दू दयाल 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। दादू दयाल ने 1603 ईस्वी में नारायणा में देह त्याग किया। जाम्बू जी, अगला है जाम्बू जी। जन्म हुआ विक्रम संवत 1508 भाद्रपद कृष्ण 8 पिपासर नागौर में। जाम्बू जी का जन्म आपसे पूछे कब हुआ, विक्रम संवत 1508 में। और कहाँ पर हुआ, तो पिपासर नागौर में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म हुआ कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कतरियासर बीकानेर में। सरदानाथ जी देह त्याग लक्ष्मणगढ़ सीकर में। आगे है हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में सबसे पहले है काष्ठकला। हस्तकला में सबसे पहले कौन सी है, काष्ठकला। प्रधान केंद्र है बस्ती चित्तौड़गढ़। काष्ठकला का सबसे प्रधान क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, तो बस्ती चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी के खिलौने की एक कठपुतली है वो उदयपुर में। लकड़ी के खिलौने की एक कठपुतली उदयपुर में। लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है जेठाना डूंगरपुर में। लकड़ी की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है, जेठाना डूंगरपुर में। लकड़ी के फर्नीचर बीकानेर प्लस शेखावाटी में। आगे है मूर्तिकला। मूर्तिकला में है पहला टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। यानी पहले मिट्टी से कोई मूर्तियां वगैरह बना ली जाती है और उसको फिर पकाकर तैयार किया जाता है। प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए मोलीला नाथ द्वारा।
प्रसिद्ध क्या है, मोलेला नाथद्वारा, और इसके अलावा एल्वर और बाड़मेर। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहते हैं। यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उन पर नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहते हैं। लाख का काम, लाख का काम जयपुर और जोधपुर में होता है। आभूषण, जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, उदयपुर है। जड़ाऊ गहनों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में किया जाता है। जो मूल्यवान पत्थर होते हैं उनको तराशने का काम कहाँ पर होता है, तो वो जयपुर में होता है। आगे है कांच का बारीकी से नक्काशी का काम। कांच पर बारीकी से नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। यानी कांच पर हम जो बारीकी से सोने की नक्काशी का काम करते हैं तो वो थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला आपको पता है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कपड़े पर पशुओं के चित्र उकेरना कसीदाकारी कहलाता है। कपड़े पर पशुओं के चित्र उकेरना कसीदाकारी कहलाता है। कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, उसे पेच वर्क कहते हैं। कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और दूसरे कपड़ों पर उनको सील दिया जाता है, उसे पेच वर्क कहते हैं। नक्काशी पत्थर, धातु और लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य नक्काशी कहलाता है।